सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी कक्षा 9 के हिंदी के कालांश में। और हम हिंदी के कालांश में पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, और इस कथा के लेखक का नाम था मुंशी प्रेमचंद। कल जिस प्रकार से हमने बातें की थी कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या योगदान दिया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया और किन किन विषयों पर उन्होंने बल दिया, और उनकी जो लेखन शैली है वो किस प्रकार की थी, उन्होंने कितनी कहानियां लिखी, कितने काव्य लिखे, कितने उपन्यास लिखे और कितनी पत्रिकाएं लिखी, उसके बारे में भी हमने बातचीत की थी। उसके बाद में उनकी कहानियों के संग्रह में से एक कहानी हमने चयन किया था, जिस कहानी का नाम था दो बैलों की कथा। उस कथा को आगे बढ़ाते हुए हमने बातचीत की थी कि एक व्यक्ति था जो था किसान, जिसका नाम था झूरी काछी, है ना। उसके दो बैल थे, दो बैलों में एक हीरा और एक मोती नाम के दो बैल थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी, दोनों में आपस में बहुत ज्यादा भाईचारा था, समझदारी थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे, सहयोग करते थे और एक दूसरे को कष्ट देने का उनका कुछ भी इरादा नहीं था। एक बार क्या है, झूरी काछी ने गोई को, गोई मतलब दोनों बैलों के जोड़े को अपने साले के यहाँ, जिसका नाम था गया, उसके घर पर काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन बैलों को समझ में नहीं आया कि हमें कहाँ पर भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। उनके मन में तो बस एक बात उनको समझ में आ रही थी कि क्या पता हमें इन्होंने बेच दिया है। तो अपने मालिक के प्रति वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और अपने मालिक से कुछ प्रश्न पूछ रहे हो मानो ऐसा लग रहा था, और उनके मन में किस प्रकार का भाव उठ रहा है ये लेखक ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। लेखक ने कहा था और लेखक ने बताया था कि अगर उनके पास वाणी होती तो किस प्रकार के प्रश्न अपने मालिक से पूछते, और बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्णन करते हुए कहानी को आगे बढ़ाया था। और जब बैल गया के घर पहुंच गए तो उनकी क्या दुर्दशा हुई। नए घर में हम भी जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। कभी कभी आप सभी छात्र हैं, आपको यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरी जगह हॉस्टल में डाल दिया जाता है, तो हॉस्टल में बिल्कुल नया वातावरण आपको मिलता है, नए लोग मिलते हैं जिनको आप नहीं जानते, नए बच्चे मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं, नई जगह होती है जहाँ का आपको कोई अनुभव नहीं रहता। शुरू में आपको पता नहीं रहता है कि खाना कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ बात करनी है, क्या है क्या नहीं है, नहीं पता होता ना। उसी प्रकार उन दोनों बैलों को भी नए वातावरण में इसी प्रकार का लग रहा था कि क्या करें भाई, उनका मन ही नहीं लग रहा था। और उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने वापस हॉस्टल से घर जाने का फैसला कर लिया और रस्सियां तुड़ा ली और अब भागने की फिराक में हैं। ऐसा ही हुआ था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने रस्सियां तोड़ ली थी, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे हमें। रस्सियां तोड़ने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। कहां खड़े हैं? ध्यान से देखते रहना। चरनी का मतलब जानते हो? वो जगह जहां पर बैलों को खाना खाने के लिए खूंटा जो होता है, जिनकी रस्सी वहां पर बांधी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? चरनी। ठीक है। तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। अब वो तो इसको देख के समझ में आ गया होगा कि गराव का मतलब क्या है? गले की रस्सी। ठीक है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। स्नेह भी है और विद्रोहमय भी है। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम। कैसा प्रेम है? विद्रोहमय। अपने मालिक के प्रति प्रेम है, लेकिन पूछ रहे, मानो ऐसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमें क्यों बेच दिया था, वहां पर इतनी ये अपना घर छोड़ के हमें उसके साथ में क्यों भेजा था, है ना। इस प्रकार का स्नेह भरा ये विद्रोह में स्नेह झलक रहा था।
झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम प्लस आलिंगन, प्रेम धन आलिंगन, और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व थी। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व। भूत मतलब पुराना या पहले का, तो अभूतपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुआ। ठीक है। न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी, कोई क्या लाया, कोई क्या लाया, कोई क्या लाया, और बैलों को खिलाना शुरू कर दिया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, इनको डर नहीं लगा? इनको डर नहीं लगा? इतनी दूर से आ गए, वो भी दोनों अकेले हैं, डर नहीं लगा इनको? तीसरा बोला, बैल नहीं है बे, बैल नहीं है बे, उस जमाने के, उस जन्म के आदमी है। उस जन्म के मतलब पिछले जन्म के आदमी है। इनको डर बरे नहीं लगता, ये सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, रास्ता भी जानते हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। क्यों जल उठी भाई? बढ़ने लग गई। बैलों को जैसे अपने घर पे देखा तो बढ़ने लग गई, जलने लग गई। क्यों जलने लग गई? उसके भाइयों के घर से वापस आ गए हैं, जैसे तैसे तो इसके भाइयों का सहयोग करने के लिए, काम करने के लिए इन बैलों को भेजा था, और वहां से भाग के आ गए तो जल उठी, तिल मिला उठी। उसके पियर गए थे, और पियर वालों का काम नहीं करते हैं तो झुर्री की भी ठुकाई हो जाती है ना। तो जल उठे और उसको गुस्सा आने लग गया, और क्या बोलती है देखो, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम मतलब गद्दार, धोखेबाज। कैसे? धोखेबाज, गद्दार, उसको कहते हैं नमक हराम। मतलब जिसने उनको खिलाया पिलाया उसका काम नहीं करने वाले नमक हराम कहलाए जाते हैं। इसका विलोम होता है नमक हलाल। इसका उल्टा क्या होता है? नमक हलाल। नमक हराम का उल्टा नमक हलाल। ठीक है। एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप, आरोप, आक्षेप का मतलब आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? भागते ही। खाने पीने के लिए चारा दाना अच्छे से नहीं दिया होगा तो क्या करते? भागते और भागे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस बहुत हुआ, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला के ही रखते हैं ना, खिलाना ही तुम्हें ही आता है, और तो सब पानी पानी पिलाते हैं, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? चारा मिलता तो, अरे कहाँ गया रे? चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, चिढ़ गई। किससे?
झुर्री से। स्त्री चिढ़ गई और बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। तुम्हारी तरह उन बैलों के पास बैठ गए, आहा हमारा मुन्ना कैसा है, आहा बैठ जा, ऐसे नहीं करते तुम्हारी तरह बुद्धुओं की तरह। वो बैलों को कुछ दाना पानी खिलाते हैं तो उनको रगड़ कर खेत में काम लेकर उससे काम भी करवाते हैं। आई समझ में? आगे बढ़े, कहाँ आ गए? हाँ, ये दोनों ठहरे कामचोर, ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। अब खाना खिलाऊंगी नहीं, इनको खल खिलाऊंगी, चोकर खिलाऊंगी। सूखा घास नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी पुतली बाई नहीं है। जो भी नाम हो, मैंने तो नाम निकाल दिया पुतली बाई, है ना? ठीक है, चलो आगे। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। सूखा चारा दूंगी, भूसी मतलब चारा, भूसी मतलब चारा, तो सूखा चारा इनको खिलाऊंगी, चाहे खाए चाहे मरे, ये जाने। वही हुआ मजदूर, मजूर दिख रहा है, मजूर का मतलब मजदूर। मजूर जो है वहाँ की स्थानीय भाषा का लोकल शब्द है। जैसे यहाँ की भाषा मारवाड़ी है, वैसे ही वहाँ की ब्रज भाषा का शब्द है मजूर, जिसका अर्थ है मजदूर, है ना? मजूर को कड़ी ताकीद, ये भी विदेशी शब्द है, ताकीद, चेतावनी मान लो। ताकीद का मतलब चुनौती, चेतावनी कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए बस, और कुछ नहीं दिया जाए। मजदूर को साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया? कि इन बैलों को केवल और केवल भूसा खिलाना है और कुछ भी नहीं खिलाना है। अब मजदूर को अगर मालिकिन ने कह दिया तो क्या करेगा? अगर उसके अलावा कुछ किया तो उसको पैसे कौन देगा मजदूर को, है ना? तो और फिर उसको नौकरी से भी जाना पड़ सकता है। तो क्या हुआ? वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका है, क्या दे दिया भाई, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, और कुछ तो ले आओ, घी डाल दो। हमें सूखी रोटियां पकड़ा देते हैं तो अच्छी लगती है क्या? नहीं, इनके घी तो डाल दो। तो उनके लिए ये खली वगैरह जो है घी से कम नहीं है, तो उनको सूखा सूखा भूसा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो गेट की तरफ देखने लग गए उम्मीद भरी आंखों से कि कोई आएगा और हमें खली और कुछ डालेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। झूरी ने मजदूर से कहा, देखो अब मजदूर की झूरी की बात क्या होती है। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, हैं? ये बेचारे क्या कैसे खाएंगे, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? तो मजदूर क्या बोलता है? मालकिन मुझे मार ही डालेगी अगर खली डाल दिया तो झूरी क्या बोलता है? चुरा कर डाल दे, चुरा कर डाल दे, न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो जाओगे। अगर मालकिन को पता चल गया कि चुरा कर डाला है तो तुम कहोगे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, ये तो यही डाल दिया होगा, मुझे क्या पता, और उसकी तरफ ही हो जाओगे और तुम भी बोलोगे हाँ कि यही डाला है, ऐसे बोल दोगे। फिर क्या होता है? पार्ट नंबर 2, आज सेकंड पार्ट को भी पूरा पढ़ेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। कौन है? गया। कौन आया? गया आया अपने जीजाजी के घर, अपनी बहन के ससुराल आया। किस लिए आया? मुंह दिखाने? क्या लेने आया? बैल लेने। बैल भाग के आ गए थे ना, तो लेने आ गया और बैलों को ले गया। अब की बार उस
उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया, मतलब गाड़ी में एक को इस तरफ बांध दिया, एक को इस तरफ बांध दिया और जोत कर ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। ज्यादा सहनशील कौन था? कौन था? हीरा। हीरा ज्यादा सहनशील था, ज्यादा समझदार था। हर बार मोती को बोलता रहा, मोती बस ऐसे ही था आकड़ू, इसको मार दूं, इसको पटक दूं, इसको कूट दूं। इसका उसी का काम था, किसका? मोती का, यही काम था बस। और मोती जो है, ये हीरा जो है, हर बार उसको समझाता कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और मोती तो बस ऐसे ही लगा रहता। इसको पटक नहीं दूं, मैं पटक दूं क्या इसको? आगे देखना, ऐसे बोलेगा, इसको कूट देता हूं, इसको पीट देता हूं, इसको सींगों से उठा के फेंक देता हूं, ऐसे करेगा। लेकिन ज्यादा सहनशील कौन था? हीरा। सहनशील मतलब जो सहन करने वाला हो उसको सहनशील बोलते हैं, कुछ भी सहन कर लेता हो। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। मोटी रस्सी से बांध दिया कि अब की बार टूटे नहीं। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दे दी। अपने बैलों को तो सब कुछ डाल दिया, लेकिन हीरा मोती को सूखी भूसी डाल दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जूरी ने फूल है या फूल है? देखो, फूल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब है फूल की छड़ी से भी न छूना, मतलब उनकी कभी भी पिटाई नहीं करता था। आ गई समझ में? उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा को तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। कैसे उठाते? उनको खाने पीने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, तो लूम गए कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। पड़ा पीछे से टक्का, तो फिर दौड़े चले गए। तो क्या हुआ? वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी का मतलब जिसको, अच्छा, अरे वाह, अरे फूफा। निर्दयी मतलब जिसको दया नहीं आती हो, वो होता है निर्दयी। और इसका उल्टा होता है दयावान, जिसको बहुत दया आती हो। ठीक है। निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। किसकी नाक पर है? हीरा की नाक पर, जो ज्यादा सहनशील था। तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बिखर गए, सब बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। पकड़ाई देखो, ये भी ब्रज भाषा का स्थानीय शब्द है। पकड़ाई, पकड़ में नहीं आते। पकड़ाई मतलब पकड़। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब फालतू, व्यर्थ का मतलब फालतू, बेकार। आ गई समझ में? भागना बेकार है, क्योंकि लंबी सारी रस्सी लटकी हुई है, वापस पकड़ाई में आ जाएंगे। भागना तो बेकार है। किसने कहा? हीरा ने, जो ज्यादा समझदार था। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, ये कहा हीरा ने। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी इनको, तुम कहो तो
कुछ मजा इनको मैं भी दिखा दूं। कौन बोला? मोती। जो ज्यादा अकड़ू था उसको ज्यादा गुस्सा आता था। आने दो, दिखा देता हूं मैं भी थोड़ा इनको मजा, उठा उठा के पटक देता हूं। दोनों ये लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ चुपचाप, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को मार कर गिरा दूंगा। ये किसने कहा? मोती ने कहा। अगर मुझे मारेगा ना तो एक दो को तो मैं भी मार कर गिरा दूंगा। तुम्हारे से कम नहीं है, अकड़ू था वो भी, है ना? नहीं। अब कौन बोल रहा है? जो समझ आने वाली बातें हैं वो कौन बोलेगा? हीरा, क्योंकि हीरा ज्यादा समझदार है, सहनशील है। कहीं पर भी लाइन समझाने वाली आए तो समझ जाना कि हीरा बोल रहा है, और कहीं पर भी गुस्से वाली टक्कर वाली ऐसी बात आएगी तो समझ जाना मोती बोल रहा है। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। क्या धर्म नहीं है? किसी को मारकर पटक देना हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसल्लत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या मिटती है? एक रोटी से बैल की भूख मिटेगी क्या? लेकिन हृदय जैसे भर गया और हृदय तक रोटी पहुंच गई थी। भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। ये बैलों ने सोचा है कि यहाँ पर भी कोई सज्जन रहता है जिसको जानवरों की कदर होती है ना? तो ये दोनों किसके प्रति सोचे ऐसा? उस बच्ची के प्रति सोचे कि यहाँ पर भी कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरों की थी, गया का भाई होगा भैरो, ठीक है? ठीक है, तो लड़की किसकी थी? भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ लड़की की बहुत रोज पिटाई करती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन हो गया था। किसके प्रति? लड़की के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों दिन पर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। एक शब्द का अर्थ आपको बताना है। पहले भी बताया मैंने आपको। थान वो जगह जहां पर जानवरों को बांधा जाता है, ठीक है? थान, ठीक है? खूंटे पे बांध देते हैं ना जानवरों को, तो वो जगह उसको क्या बोलते हैं? थान बोला जाता है, ठीक है? तो दोनों को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। दुर्बल का मतलब कमजोर नहीं होते, और इसका विलोम होगा सबल। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर, और सबल का मतलब बलवान। दुर्बल का बलवान भी मान सकते हो, ठीक है? मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मैंने क्या कहा था? हर बार कौन बोलेगा ऐंठने की बात? मोती। तो मोती बोला, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? हीरा बोला, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। कौन बोला? मोती। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा।
लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी। ये किसने कहा? समझाने वाली बात हीरा बोलेगा, उठा के फेंकने वाली बात मोती कहेगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मर जाएगी। कौन? उस छोटी सी बच्ची जो हमें खाना खिलाती है रोज, उसका बाप है, ये मर जाएगा तो वो अनाथ हो जाएगी बेचारी। हाँ, तो मालकिन को ना फेंक दूं? मालकिन को फेंक दूं क्या? वो इस बच्ची को पीटती है रोज, वही तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये किसने कहा? हीरा ने कहा। अब अच्छे से समझ में आ रहा है कौन कैसी बात कौन बोल रहा है? समझ में आ रही है ना? चाहे यहां पर लिखा नहीं है लेकिन अपने आप समझ में आ रही है। यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? ये किसने कहा? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इतनी मोटी रस्सी डाल रखी, टूटेगी कैसे? अब मोती आइडिया देगा। क्या आइडिया देगा? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो और फिर एक झटके में जाती है। क्या जाती है? रस्सी। बस थोड़ा सा मुंह में चबा लो, लेकिन और फिर एक झटका मारेंगे टूट जाएगी। लेकिन इनको मूसड़ को ये पता नहीं है कि रस्सा इतना मोटा है, मुंह में कैसे जाएगा। रस्सा आपकी बार मोटा बांधा। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। ऐसा किसने कहा? लड़की ने कहा कि खोले देती हूँ। खोले देती हूँ कौन सी भाषा का शब्द है? वही ब्रज भाषा का शब्द। ठीक है, ब्रज भाषा का। बिहार उत्तर प्रदेश के पास में है, इसलिए बिहार में भी ब्रज भाषा का मिश्रण दिखाई पड़ता है। खोले देती हूँ ये शब्द है ब्रज भाषा का। ठीक है, और चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए। नात जानते हो? नाक में इस प्रकार से अंदर छेद करके नात डाल देते हैं, रस्सी डाल देते हैं या कोई कड़ा डाल देते हैं यहाँ पर। फिर उससे क्या है, दर्द इनको ज्यादा होता है और थोड़ा सा खींचने में ही फिर ये जोर नहीं लगाते और जिधर खींचते हैं उधर अपने आप चले जाते हैं। ऐसे होती है। यहाँ पर नाक के अंदर देखो झिल्ली है अपने पतली, है ना, तो वहां पर एक छेद निकाल देते हैं और उसमें या तो रस्सी डाल देते हैं या लोहे का कड़ा डाल देते हैं। फिर उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? किसने कहा? मोती ने। तो हीरा क्या बोलता है देखो, हीरा ने कहा चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। संदेह मतलब शक, संदेह मतलब शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा जी वाले बैल भागे जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खोल दिया खुद, क्यों? ताकि इस अब लड़की के ऊपर कोई शक नहीं करे। फिर वो समझ गए, क्या समझे? कि अब लड़की के ऊपर कोई आफत नहीं आएगी और वो भाग गए। ओ दादा, फूफा जी वाले बैल भागे। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए।
गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह का मतलब रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। इतना क्यों भागे, वहीं उनको मार देते। कौन बोला? उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, ऐसे कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। आज बस इतना ही, कल तृतीय भाग को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का पाठ, आज का जो क्लास में जितना पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा। और कल पाठ को फिर से पढ़ के आना है, इसमें से कुछ भी शब्दों के अर्थ मैं पूछ सकता हूँ। आज की कक्षा में बस इतना ही, कल इसी समय फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।